हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है और चैप्टर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 3 है। और आज का ये जो हमारा कंटेंट है कि सर मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन द्वारा संतुलन कीमत पर प्रभाव। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा और मैं आपको आज तुरंत टॉपिक्स पर ले चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं करना। और क्योंकि आज हमारे को कुल 8 डायग्राम है जो कंप्लीट करने, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, ज़्यादा समय खराब नहीं हो, इसीलिए मैंने ये पहले ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसके आगे वाले तो पढ़ाना है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है सर। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन, ठीक है, उसको मैंने वर्गीकरण भी किया था 3 भागों में: समान परिवर्तन, असमान परिवर्तन और विपरीत परिवर्तन, ठीक है सर। समान परिवर्तन के अंदर मैंने आपको बताया था कि मांग और पूर्ति में समान रूप से वृद्धि, और एक बताया था कमी, कि भाई मांग और पूर्ति में दोनों में समान रूप से कमी होगी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट वाले केस को अपन देख लेते हैं पहले कि सर समान रूप से वृद्धि और समान रूप से कमी अगर है तो चित्र किस प्रकार से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो, इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा कि एक वस्तु है जो बाजार संतुलन में है और उस बाजार कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ अगर समान कमी या वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रेखा चित्र द्वारा बताना। देखो, एग्जामिनर आपको या तो कह सकता है कि एक साथ कमी होती है या फिर एक साथ समान रूप से वृद्धि होती है। अब मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों स्थितियां ले ली, ठीक है। एग्जामिनर जो आपको कंडीशन पूछे उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये वाले पूछे तो ये वाला काम करना है, ये वाला पूछे तो ये वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये मांग वक्र है, ये आपका पूर्ति वक्र है। जहां पर दोनों आपस में बराबर है वहां पे बाह्य संतुलन है, ठीक है, यहाँ पर संतुलन बिंदु है, और जहां पर बाह्य संतुलन है वहां से जो मूल्य निकल के आ रहा है वो आपकी संतुलन कीमत है, और जहां पर बाह्य संतुलन है वहां से मांग और पूर्ति निकल कर आती है तो वो आपकी संतुलन की मात्रा है, ठीक है सर। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मांग की वृद्धि और पूर्ति की वृद्धि बराबर है, जितनी मांग में वृद्धि है उतनी पूर्ति में भी वृद्धि है। तो देखो भाई, जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी पूर्ति में भी वृद्धि करनी है। तो बिल्कुल सर, देखो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूं कि जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी आपको पूर्ति में भी करनी है, ठीक है, बिल्कुल सर। जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी आपको पूर्ति में भी वृद्धि करनी है, ठीक है सर। तो देखो भाई, ये आपके मांग वक्र हो गया। जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है आगे की, ठीक है सर। अब देखिएगा, जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी पूर्ति में भी वृद्धि है। जितनी आपने वृद्धि डिमांड में की है उतनी की उतनी आपको सप्लाई में भी करनी है, ठीक है। तो चलिएगा, पूर्ति के अंदर जब वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र है जो आगे की ओर खिसक जाता है। तो भाई, ये पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र को आपको यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आपके पूर्ति वक्र S1 और S1। अब देखो, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में टच हो रही है वहां पर आपके नया संतुलन बिंदु है जो प्राप्त हो। यहाँ पर टच हो रहा है तो ये यहाँ पर आपको नया संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, E1 दे दो, ये आपके नया संतुलन बिंदु E1, ठीक है। तो जहां पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में टच हो रही है वहां पर भी देखो आपको नया संतुलन बिंदु है जो प्राप्त हो चुका है,
ठीक है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख सकते हैं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत उतनी की उतनी है, लेकिन मेरी जो संतुलन की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। देख लो ये संतुलन की मात्रा है जो बढ़ चुकी है, ये पहले Q पर थी अब Q1 पे आ चुकी है। देख लो जब मांग में वृद्धि हो रही है और पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है समान रूप से, ठीक है, जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी पूर्ति में भी वृद्धि होगी, तो ऐसे केस के अंदर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत उतनी की उतनी रहती है हमेशा, ठीक है, लेकिन मेरी जो संतुलन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। समझ में आया क्या जाए? ठीक है, देख लो कीमत उतनी की उतनी है, कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है सर। तो ये समझ में आया? ये देख लो ये आगे की ओर खिसक चुका, वृद्धि हो रही है, ये पूर्ति वक्र भी आगे की ओर आ चुका, मतलब वृद्धि हो रही है समान रूप से, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि जब मांग और पूर्ति में बराबर वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है, किंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देख लो आपको कीमत मेरी उतनी की उतनी है, ना तो कीमत बढ़ी है ना कीमत घटी है, ठीक है सर। अब आगे कर देखो, जब मांग की कमी और पूर्ति की कमी दोनों बराबर है, मांग की कमी और पूर्ति की कमी दोनों बराबर, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका रेखा चित्र किस प्रकार से बनाना है वो देखना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मांग वक्र है पूर्ति वक्र है दोनों आपस में बराबर है, भाज्य संतुलन है, जहाँ भाज्य संतुलन है वहां से जो मूल्य निकल रहे हैं वो आपके संतुलन की कीमत है, और जहाँ भाज्य संतुलन है वही से जो आपकी मात्रा निकल कर आ रही है मांग और पूर्ति की वो आपके संतुलन की मात्रा। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कमी की, तो देखो भाई कमी की बात हो रही है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जब वृद्धि होती है तो दाईं ओर, अब कमी हो रही है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकाना है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये देखो मैं मांग वक्र को बाईं ओर खिसका देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई ये मेरी कमी हो रही, ठीक है, ये देख लेना, ये D0 दे देता है, ठीक है, D0, समझ में आया? ठीक है, ये आपके D0 है, D0 मतलब मांग में कमी के बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। जब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है। अब देखो जितनी मांग में कमी होती है उतनी पूर्ति में भी कमी करनी है, तो ठीक है सर, पूर्ति को मैं यहाँ पे ला देता हूं, क्योंकि पूर्ति में जब कमी होगी तो पूर्ति वक्र है वो पीछे की ओर आ जाता है, ठीक है, देखो ये मेरी पूर्ति के अंदर कमी है S0, देख लो पूर्ति में कमी हो रही है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक चुका है पीछे की ओर, और मांग वक्र है वो पीछे की ओर आ चुका है, ठीक है, बाईं ओर। देखो अब यहाँ पर ये दोनों आपस में टच हो रहे मांग और पूर्ति, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी मात्रा निकल चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सर। देख लो यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में टच हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, इसको दे देते हैं E0, ठीक है, और ये आपकी मात्रा क्या आ चुकी है, घट चुकी है। जब मांग में कमी हुई है और पूर्ति में भी कमी हुई समान रूप से, लेकिन कीमत में मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, कीमत उतनी की उतनी ही है, ओपी थी ओपी ही है, ठीक है, देख लो न तो कीमत यहाँ पे बढ़ चुकी थी न यहाँ पे बढ़ चुकी, ठीक है, कीमत यहाँ पे भी नहीं बढ़ी है और यहाँ पर भी नहीं बढ़ी है, कीमत में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर मात्रा बढ़ी है यहाँ पे मात्रा घटी है, देख लो यहाँ पर मात्रा है जो इस तरफ आ चुकी है और यहाँ पर मात्रा है जो इस तरफ आ चुकी है, समझ में आया? ये आपके पूर्ति में कमी बता रहा है और ये आपके मांग में कमी, जितनी मांग में है उतनी उतनी पूर्ति में है। ये आपके वृद्धि बता रहा है कि जितनी मांग में वृद्धि है उतनी की उतनी पूर्ति में भी वृद्धि है, समझ में आया? ठीक है सर। अब असमान परिवर्तन वाले केस को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए
समझ में, कीमत में कोई प्रभाव नहीं होगा जब समान परिवर्तन हो रहा है तो, ठीक है, कीमत उतने की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो एक बार उसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अब तीसरा पॉइंट मैंने दे रखा है कि जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है, असमान परिवर्तन है, ठीक है, मांग में ज्यादा चेंज हो रहा है और सप्लाई में कम चेंज हो रहा है, वृद्धि दोनों में है, मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही है और पूर्ति में कम वृद्धि हुई है, समझ में आया। मांग के अंदर तो ज्यादा वृद्धि है लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि है, ठीक ना। अब जितने कंटेंट बनते जाएंगे उतने ही प्रश्न आपके बनते जाएंगे, समझ में आया। जितने ये पॉइंट बन रहे हैं उन सभी पॉइंट पर प्रश्न बनता जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है तो भाई डिमांड में मतलब ज्यादा चेंज कह रहा है और पूर्ति में कम परिवर्तन है। तो देखिएगा, मैं डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज करूंगा, डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज करूंगा लेकिन पूर्ति में कम चेंज करूंगा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, ये मैं डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज कर रहा हूं, ये मैं डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। ये मेरा मांग वक्र आ चुका है, ये मेरा मांग वक्र है जो आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सर। मांग में ज्यादा वृद्धि हुई है लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि हुई है, तो पूर्ति में मैं क्या करूंगा सर, कम वृद्धि करूंगा, पूर्ति के अंदर कम वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है लेकिन कम करनी है। तो बिल्कुल सर, देखिएगा हम वृद्धि कैसे करेंगे इसको, पूर्ति वक्र में जब वृद्धि होगी तो आगे की ओर खिसकेगा, ठीक है सर। तो ये मैं आगे की ओर खिसका देता हूं इसको, ठीक है, देख लो, मांग में तो ज्यादा वृद्धि लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि, ये आप S1 और ये आपके S1, ठीक है, देख लो, मांग में भी वृद्धि हुई है पूर्ति में भी वृद्धि हुई है लेकिन मांग में ज्यादा वृद्धि है और पूर्ति में कम वृद्धि है। अब देखो, संतुलन बिंदु हमें यहां पर मिल रहा है E1, ये E1, ठीक है, ये क्या है, E1 नया संतुलन बिंदु, यहां पर कट रहा है तो यहां पर आप दे दो, ये यहां पर आपकी नई मात्रा निकलने वाली है, संतुलन की मात्रा, ठीक है, और यहां पर आपके संतुलन की कीमत निकलने वाली है, नए संतुलन की कीमत, ठीक है, बिल्कुल सर। ये देख लो, ये आप P1 और ये आपकी Q1, देख लो, जब मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही है पूर्ति में कम वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर कीमत भी बढ़ रही है और मात्रा भी बढ़ रही है और नया संतुलन बिंदु भी यहां पर प्राप्त हो रहा है। जब मांग में ज्यादा वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि है, देख लो, मांग में ज्यादा वृद्धि है, ठीक है, मांग में ज्यादा वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि, ठीक है, मांग के अंदर देख लो कितना गैप है, ज्यादा गैप है लेकिन पूर्ति में मैंने कम गैप किया है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी व्याख्या कर दी है कि जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है, जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। देख लो, क्वांटिटी भी आपकी बढ़ चुकी है और कीमत भी बढ़ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सर। देखना, जितने पॉइंट बन रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। एग्जामिनर कर सकता है आपसे क्वेश्चंस कि जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक होती है तो संतुलन कीमत का इफेक्ट बताइए, ठीक है, तो ये आपको रेखा चित्र से बताना है। अब देखना, अगला कंटेंट है कि जब पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है, पूर्ति में ज्यादा चेंज है और मांग में कम चेंज है, वृद्धि दोनों में लेकिन पूर्ति में ज्यादा वृद्धि कर रहा हूं और मांग में कम वृद्धि कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो देखो यार, पूर्ति में ज्यादा वृद्धि करनी है, ठीक है सर, तो ये हम पूर्ति में ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, ये देख लो, पूर्ति में ज्यादा वृद्धि करनी है और मांग में कम वृद्धि करनी है, ठीक है सर। तो देख लो,
ये मैं पूर्ति में ज्यादा वृद्धि कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी पूर्ति में वृद्धि है, ठीक है। ये दे देता हूँ S1, ठीक है। पूर्ति में ज्यादा वृद्धि है और मांग में कम वृद्धि है, तो अब यहाँ पे मैं मांग में बहुत ही कम करने वाला हूँ, ठीक है। मांग के अंदर बहुत ही कम करने वाला हूँ, देखना। ये देखो, ये D1, ये आपकी D1। देखो पूर्ति में ज्यादा वृद्धि है, पूर्ति में ज्यादा गैप है और मांग में कम गैप है, समझ में आया? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पर आपकी कीमत, यहाँ पे संतुलन बिंदु यहाँ पर आ रखे हैं, संतुलन बिंदु ये यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पर ये आपकी मात्रा निकल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी मात्रा है जो निकल चुकी है, और यहाँ पर आपकी कीमत, ये यहाँ पर आपकी संतुलन की कीमत है जो निकल चुकी है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये आप दे दो P0 और ये आपकी Q1। देखो जब पूर्ति में अधिक वृद्धि है और मांग में कम वृद्धि है, देखो पूर्ति में अधिक वृद्धि है, मांग में कम वृद्धि है, तो यहाँ पर देखो कीमत तो क्या हो चुकी है, कम, लेकिन मात्रा है वो बढ़ चुकी है। संतुलन कीमत कम हुई है लेकिन संतुलन की मात्रा बढ़ चुकी है। और देखो ये पूर्ति वक्र मैंने बढ़ाया है, देखो पूर्ति वक्र में ज्यादा चेंज है, ज्यादा वृद्धि है और मांग में कम वृद्धि है, देखो। और इसकी भी यहाँ पे मैंने व्याख्या कर दी है। तो नए संतुलन की मात्रा OQ1 पर है और नए संतुलन की कीमत OP0 पर। देखो जब पूर्ति में वृद्धि मांग की तुलना में अधिक होती है, देखो जब पूर्ति में वृद्धि मांग की तुलना में अधिक है तो संतुलन कीमत कम हो जाती है। तब देखो संतुलन कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और संतुलन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। देखो इस संतुलन की मात्रा बढ़ चुकी है, समझ में आया? देख लो जब आप सप्लाई में अगर ज्यादा वृद्धि कर रहे हो, मांग में कम वृद्धि कर रहे हो, तो कीमत कम होगी और मात्रा बढ़ेगी। और अगर मांग में ज्यादा वृद्धि है, पूर्ति में कम वृद्धि है, तो दोनों की कीमत भी बढ़ेगी और मात्रा भी बढ़ने वाली, ठीक है। ये दो कंटेंट और हो चुके हैं। अब अगले कंटेंट की ओर चलते हैं, कमी की ओर। एक बात इसको नोट कर दो अच्छे से, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपको समझना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अगले वाला कंटेंट कह रहा है कि जब मांग की कमी पूर्ति की कमी से अधिक है, क्या कह रहा है, मांग की जो कमी है वो पूर्ति की कमी से अधिक है, मतलब मांग में ज्यादा कमी हो रही है और पूर्ति में कम कमी हुई है। मांग में अधिक कमी है, पूर्ति में कम कमी है। तो देखो भाई संतुलन कीमत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेखा चित्र किस तरीके से होगा। देखो ये रेखा चित्र पहले से बनाए हुए हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम हमारे मेन मुद्दे पर चलते हैं कि मांग में कमी, ठीक है, मांग की कमी पूर्ति की कमी से अधिक है, तो मांग में ज्यादा कमी हो रही है, तो चलिएगा हम पहले मांग के अंदर ज्यादा कमी कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, तो ये में मांग में जब कमी होगी तो मांग पीछे की ओर जा रही है, ये तो आपको पता ही है मांग वक्र, ठीक है सर, ये तो हमारे को बिल्कुल पता ही है। तो देखो ये मांग में ज्यादा कमी हो रही है पूर्ति की अपेक्षा में, ठीक है। ये देखो ये दे देते हैं अपन इसको D0। अब देखो ये कह रहा है कि पूर्ति में कम कमी हुई है, पूर्ति में भी कमी तो हुई है, पूर्ति में भी कमी हुई है लेकिन कम कमी हुई है। तो देखो भाई कम कमी है तो पूर्ति में कम कमी, ठीक है। बिल्कुल सर, ये देखो पूर्ति में कम कमी की है लेकिन मांग में ज्यादा कमी थी, ठीक है। इसको दे देते हैं S0, ठीक है।
यहाँ पर ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं, देख लो, नया मांग वक्र नया पूर्ति वक्र यहाँ पर टच हो रहा है, तो यहाँ पर आपके नए संतुलन की मात्रा यहाँ पर निकलने वाली है और नए संतुलन की कीमत ये यहाँ पर है। कीमत घटी है, मात्रा भी घटी है, जबकि इससे पहले मैंने जब वृद्धि वाले केस में बताया था कि कीमत में वृद्धि हुई थी, मात्रा में भी वृद्धि थी, लेकिन यहाँ पर कीमत में कमी हुई है। P0 ये आपके Q था, ये आपके Q0 देता हूँ, ठीक है, और ये आपके नया संतुलन बिंदु E0। समझ में आया? ठीक है सर। देखो भाई, जब कमी हो रही है तो कीमत में भी कमी हुई है, ठीक है भाई। पूर्ति में क्या था, कम कमी, लेकिन मांग में अधिक कमी है। देख लो, मांग में अधिक कमी है, ये देख लो, मांग में ज्यादा कमी हो रही है, देखो मांग में ज्यादा गैप है, मांग में अधिक कमी है, लेकिन पूर्ति में कम कमी है। समझ में आया? तो जब मांग में अधिक कमी होगी और पूर्ति में कम कमी होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर कीमत आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मात्रा भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी व्याख्या पे मैंने की हुई है। तो नए संतुलन की कीमत OP0 पर है और मात्रा मात्रा कहाँ पे होगी सर, संतुलन की मात्रा OQ0 पर। तो देखो, जब मांग में कमी पूर्ति की कमी से अधिक है, जब मांग में कमी पूर्ति की कमी से अधिक है, ये देख लो, ये मांग की जो कमी है ये पूर्ति से अधिक है, ठीक है, बिल्कुल सर, पूर्ति की कमी से अधिक है, तब संतुलन कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ ही संतुलन की मात्रा क्या है, घट जाती है। देखो, जब मांग में अधिक कमी हो रही है पूर्ति की अपेक्षा में, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी मात्रा भी कम हुई है और कीमत भी कम हुई है। कमी दोनों में, लेकिन मांग में ज्यादा कमी और पूर्ति में कम कमी है, ठीक है, बिल्कुल सर। अगले पॉइंट पर, तो या इस पॉइंट में आपको कह रहा है कि जब पूर्ति की कमी मांग की कमी से अधिक है, पूर्ति की कमी मांग की कमी से अधिक है, अब पूर्ति में ज्यादा कमी हो रही है लेकिन मांग में कम कमी हो रही है, तो भाई पूर्ति में ज्यादा कमी करनी है और मांग में कम कमी, जबकि यहाँ पर मांग में ज्यादा कमी थी, यहाँ पे पूर्ति में ज्यादा कमी है, यहाँ पर पूर्ति में कम कमी थी और यहाँ पे मांग में कम कमी है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, पूर्ति में ज्यादा कमी करनी है तो मतलब पीछे की ओर, तो भाई ये पीछे की ओर यहाँ पर होगा आपके, ये देख लो, ये यहाँ पर ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे कम कमी करनी है, ठीक है। पूर्ति में तो ज्यादा कमी है लेकिन मांग में कम कमी है, तो ये आप दे दो इसको S0 पे, ठीक है, S0 पे। समझ में आया? ठीक है सर। देखो, पूर्ति में तो ज्यादा कमी हुई लेकिन मांग में कम कमी है, तो मांग में कम कमी करनी है तो मतलब ये यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, ये D0 पे, ठीक है, और ये आपकी D0। देखो, पूर्ति में तो ज्यादा कमी है, पूर्ति में तो ज्यादा कमी है भाई, देखो पूर्ति में तो ज्यादा कमी है, गैप कितना है, बहुत ही ज्यादा गैप है, ठीक है, और यहाँ पर देखो कम गैप है, यहाँ पर कैसा कम गैप है, बहुत ही कम है, यहाँ पर ज्यादा गैप है, यहाँ पर कम गैप है। समझ में आया? पूर्ति में ज्यादा कमी है, मांग में कम कमी है, तो देखो संतुलन बिंदु यहाँ पर आपके, ठीक है, तो यहाँ से जो मूल्य निकल कर आ रहा है वो आपके संतुलन की कीमत हो जाएगी, ठीक है, ये आपके नए संतुलन की कीमत, और यहाँ से जो मांग और पूर्ति निकल कर आ रही है ये आपकी मात्रा, ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके दे दो P1, ये आपके Q0। तो देख लो, जब पूर्ति में ज्यादा कमी है, मांग में कम कमी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी कीमत तो क्या है, बढ़ी है, लेकिन मात्रा क्या है, घट चुकी है। देखो, कीमत बढ़ी है और मात्रा घटी है, यहाँ पर कीमत भी कम है, देखो यहाँ पर आपकी कीमत क्या थी, कम हो रही थी, और साथ में मात्रा यहाँ पर कैसी थी, इस तरफ थी। देख लो, जैसे कीमत कम हुई थी तो मात्रा
घट चुकी थी। समझ में आया? जबकि यहाँ पर क्या है, कीमत बढ़ी है तो मात्रा भी घटी है। ठीक है, यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घट रही है। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। जब मांग में ज्यादा कमी है, पूर्ति में कम कमी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कीमत घट जाएगी और मात्रा भी घट जाएगी। समझ में आया? कीमत भी कम हो रही है और मात्रा भी कम हो रही है। पहले आपका संतुलन बिंदु यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस वाले केस में देखो तो जब पूर्ति में ज्यादा कमी है और मांग में कम कमी है तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत अब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, OP1 पर आ जाएगी। आपकी मात्रा है वो OQ0 पर, और यहाँ पर आपके नया संतुलन बिंदु हो जाएगा आपके, मान लीजिएगा E0, और ये आपके था E पॉइंट पर। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर कीमत मात्रा क्या हो रही है, घट चुकी है और कीमत बढ़ चुकी है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी है कि पूर्ति की कमी मांग की कमी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, पूर्ति की जो कमी है वो ज्यादा है मांग की तुलना में। ठीक है, तब संतुलन कीमत क्या है, बढ़ रही है। देखो ये प्राइस बढ़ रही है और आपकी जो संतुलन की मात्रा है ये कम हो रही है। देखो ये संतुलन की मात्रा घट रही है और संतुलन की जो कीमत है वो बढ़ रही है। समझ में आया? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो कीमत थी वो OP से घटकर आपके OP0 पर आ चुकी है। ठीक है, कीमत घटी है। कीमत क्या है, घट चुकी है, कीमत घटी है और मात्रा है वो भी घटी है। OQ से OQ0 पर मात्रा भी क्या हो चुकी है, घट चुकी है, मात्रा में भी कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कमी लिख लो। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो इस वाले केस में मैंने आपको बताया है कि आपकी जो कीमत है वो OP से बढ़कर OP1 हुई है। कीमत में वृद्धि है, कीमत में क्या हो चुकी है, वृद्धि, और आपकी जो मात्रा है वो OQ से घटकर OQ0 पर है। मात्रा में क्या हुई है, कमी। ठीक है, बिल्कुल सर। ये देख लो, मांग में तो कम कमी है लेकिन पूर्ति में ज्यादा कमी है। ठीक है, मांग में कम कमी है। ठीक है, और पूर्ति में ज्यादा कमी है। समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मांग में ज्यादा कमी है, मांग में ज्यादा कमी है और पूर्ति में कम कमी है, पूर्ति में कम कमी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब अगले पॉइंट पर देखिएगा कि मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको भी नोट करना, ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक्स पर आपसे कोशिश किया जा सकता है, इसीलिए मैं हर कंटेंट पर आपको डायग्राम बता रहा हूँ। यहाँ पर तो आपको मैंने क्या बताया कि मांग की ज्यादा कमी है और पूर्ति की कम कमी है। तो जब मांग की ज्यादा कमी है तो मांग यहाँ पे देखो ज्यादा कम हो रहा है और पूर्ति कम कमी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। संतुलन बिंदु यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आपका ये जो संतुलन बिंदु है E0, ठीक है, E0 पर आ चुका है और मात्रा है वो घट चुकी है। जब मांग में ज्यादा कमी होगी तो कीमत भी कम होगी और मात्रा भी कम होगी। ठीक है, और जब पूर्ति की कमी है और मांग की कमी से, ठीक है, जब पूर्ति में ज्यादा कमी है और मांग में कम कमी है तो ऐसी स्थिति के अंदर कीमत बढ़ेगी और मात्रा घटेगी। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डाउन हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सर, इसको नोट करो। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो चलिएगा, अगला कंटेंट है कि सर मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। मांग में तो वृद्धि करनी है, पूर्ति में कमी करनी है। डिमांड में इंक्रीज होगा और सप्लाई में डिक्रीज होगा। तो देखो भाई, मांग में वृद्धि करनी है, ठीक है सर, और पूर्ति में कमी करनी है। तो देखो भाई, ये मैं मांग में क्या कर देता हूँ सर, वृद्धि। आप चाहो तो समान अनुपात में करो, आप चाहे तो असमान में करो, उससे कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, ये मेरा मांग वक्र है। डिमांड में क्या हो रही है सर? वृद्धि हो रही है। मांग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। समझ में आया? ठीक है सर, देखो ये तो मेरे मांग में वृद्धि को बता रहा है। अब मांग में वृद्धि लेकिन पूर्ति में कमी है, तो भाई मांग वक्र जब बढ़ रहा था तो दाईं ओर खिसक चुका था, ये आगे की ओर। लेकिन पूर्ति में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जितनी मैंने मांग में की है मैं उतनी की उतनी पूर्ति में भी कमी कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो भाई मैं पूर्ति में क्या कर रहा हूँ? कमी कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। मैंने जितनी मांग में वृद्धि की है उतने की उतनी मैं पूर्ति में कमी करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पूर्ति में कमी हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके संतुलन बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब इसको मिला दो। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है सर, देखो ये आपका पुराना संतुलन था। ठीक है, ये आपके पुराना संतुलन था ए। अब देखो यहाँ पर नया मान वक्र और नया पूर्ति वक्र आपस में टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एक नया संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। मान लीजिएगा दे देते हैं इसको E1। ठीक है, और ये कीमत बढ़ चुकी है, P1 दे दो, लेकिन मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, कीमत तो बढ़ चुकी है लेकिन मात्रा उतनी की उतनी है। मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्रा उतनी की उतनी ही रह चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। देख लो यहाँ पे पहले संतुलन बिंदु यहाँ पर था, जब आपने मांग में वृद्धि कर दी और पूर्ति में कमी कर दी है तो कीमत तो बढ़ चुकी है लेकिन मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, संतुलन मात्रा हो के ऊपर ही है। समझ में आया? ये देख लो, ये कीमत तो बढ़ चुकी है, कीमत तो बढ़ चुकी है। मांग में वृद्धि की है लेकिन पूर्ति में आपने कमी की है, पूर्ति में आपने कमी की है, लेकिन संतुलन मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये मैंने इसकी व्याख्या भी आप कर दी है कि जब मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी समान अनुपात में, आप चाहो तो असमान में भी कर दो, उससे कोई ऐतराज नहीं होता है, तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है, जबकि असंतुलन मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। असंतुलन मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर मैंने समान किए, आप चाहो तो असमान में कर दो, इससे कोई ऐतराज नहीं है। समझ में आया? ये देख लो, मात्रा उतनी की उतनी है संतुलन की मात्रा, जबकि संतुलन कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखो कि जब मांग में कमी तथा पूर्ति में वृद्धि है। अब डिमांड में डिमांड को डिक्रीज करना है और सप्लाई को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो देखो सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सप्लाई वक्र है वो ये यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ये पूर्ति वक्र इस जितना मैं पूर्ति में कर रहा हूं मैं एक्चुअली उतने ही डिमांड में भी करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आप दे दो S1 पूर्ति में वृद्धि हुई है, पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसक चुका है, लेकिन मांग में कमी हुई है। देखो पूर्ति में तो वृद्धि है लेकिन मांग में कमी है, तो चलो भाई अपन इसका भी इफेक्ट कर देते हैं। मैं मांग में कमी कर देता हूं, मांग में कमी होगी तो मांग पीछे की ओर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये देखो, ये आपके डिमांड कर्व है वो पीछे की ओर आ चुका है, ये आपकी डिमांड कर्व है वो पीछे की ओर आ चुका है, लेकिन देखो मांग में तो कमी है लेकिन पूर्ति में वृद्धि है। ये पूर्ति में तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, लेकिन मांग में कमी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी कीमत क्या है? एक्चुअली घट चुकी है। कीमत क्या है? एक्चुअली घट चुकी है। देख लो
कीमत यहाँ पे डिक्रीज हुई है लेकिन संतुलित मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे कीमत बढ़ी थी, यहाँ पे कीमत घटी है, यहाँ पर संतुलित मात्रा में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर भी संतुलित मात्रा में कोई प्रभाव नहीं था। समझ में? जब आप अगर मांग में वृद्धि या कमी करते हैं और पूर्ति में वृद्धि या कमी करते हैं तो संतुलित मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल कीमतों में इफेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने डिमांड में इंक्रीज किया था और सप्लाई में डिक्रीज किया था, तो भी कीमत बढ़ी थी और संतुलित मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि यहाँ पर मांग में मैंने कमी की है, पूर्ति में वृद्धि की है, तब कीमत घटी है लेकिन मात्रा उतनी की उतनी है। ठीक है, संतुलित मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपके नया संतुलन बिंदु है, मान लीजिएगा E0। ये आपके नया संतुलन बिंदु प्राप्त हो चुका है जिसको अपन कहते हैं E0। समझ में आया या नहीं आया अभी भी आपको? ठीक है सर, तो इसको आप नोट कर देना अच्छी तरीके से। और आज की जो लेक्चर वीडियो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोगों ने मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पे जो प्रभाव पड़ता है ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो के अंदर हमें कुछ और जो क्वेश्चंस है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 वीडियो और चलेगी इसकी, उसके बाद में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय।